आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपकी कहानी, ऑस्ट्रिया कंट्री ऑफ सेंट्रल यूरोप। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया, मध्य यूरोप का अनुपम राष्ट्र, परिचय, भूगोल और प्राकृतिक स्वरूप। तो दोस्तों, यूरोप के मध्य में स्थित ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक विकास के बल पर विश्व में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आकार में अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद यह देश शिक्षा, विज्ञान, संगीत, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और जीवन स्तर के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। अपनी बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं, स्वच्छ झीलों, हरे भरे जंगलों, ऐतिहासिक नगरों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण ऑस्ट्रिया को यूरोप का एक अनमोल रत्न कहा जाता है। यह देश इस बात का उदाहरण है कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद दूरदर्शी नीतियों, अनुशासित समाज और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के बल पर कोई भी राष्ट्र विश्व में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध अर्थात समुद्र से घिरा नहीं, बल्कि चारों ओर अन्य देशों से घिरा हुआ राष्ट्र है। इसके उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य, पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली तथा पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिक्टेनस्टाइन स्थित हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रिया यूरोप के महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों के मध्य स्थित होने के कारण प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के संपर्क का केंद्र रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया। ऑस्ट्रिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 83,879 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी भौगोलिक विविधता अत्यंत समृद्ध है। देश का अधिकांश भाग प्रसिद्ध आल्प्स पर्वतमाला से ढका हुआ है। लगभग 60% भूमि पर्वतीय है, जहां ऊंचे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, बर्फ से ढके हिमनद और सुंदर घास के मैदान दिखाई देते हैं। यही पर्वतीय क्षेत्र ऑस्ट्रिया को विश्व के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में स्थान दिलाते हैं। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और अन्य हिम खेलों का आयोजन होता है, जबकि गर्मियों में पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और प्रकृति भ्रमण के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। आल्प्स पर्वतमाला केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रिया की जलवायु, कृषि, जल संसाधनों और ऊर्जा उत्पादन को भी गहराई से प्रभावित करती है। पर्वतों से निकलने वाली अनेक नदियां देश के विभिन्न भागों को जल प्रदान करती हैं। इन नदियों पर बने जल विद्युत संयंत्र ऑस्ट्रिया की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग पूरा करते हैं। यही कारण है कि यह देश स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में यूरोप के अग्रणी देशों में शामिल है। ऑस्ट्रिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, जिसे यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है। यह नदी जर्मनी से निकलकर कई देशों से होती हुई काला सागर तक पहुंचती है। ऑस्ट्रिया के भीतर डेन्यूब नदी का प्रवाह आर्थिक, सांस्कृतिक और परिवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की राजधानी वियना इसी नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे विकसित नगर, उद्योग और ऐतिहासिक स्मारक ऑस्ट्रिया की समृद्ध सभ्यता की कहानी कहते हैं। यह नदी सदियों से व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम रही है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना विश्व के सबसे सुंदर और व्यवस्थित शहरों में गिनी जाती है। यह केवल प्रशासनिक राजधानी ही नहीं, बल्कि संगीत, कला, शिक्षा और कूटनीति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। वियना अपने भव्य महलों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक भवनों, चौड़ी सड़कों, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और हरित वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय भी यहीं स्थित हैं, जिससे यह शहर वैश्विक कूटनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। ऑस्ट्रिया 9 संघीय राज्यों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और प्राकृतिक विशेषताएं हैं। टायरोल अपने ऊंचे पर्वतों और स्की रिसोर्टों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि साल्जबर्ग संगीत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। स्टायरिया अपने हरित जंगलों और कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कैरिन्थिया अपनी सुंदर झीलों और पर्यटन स्थलों के कारण विशेष महत्व रखता है। इन सभी राज्यों की विविधता मिलकर
ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय पहचान को और अधिक समृद्ध बनाती है। ऑस्ट्रिया की जलवायु मुख्यतः समशीतोष्ण है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार मौसम बदलता रहता है। सर्दियों में ऊंचे पर्वतों पर भारी हिमपात होता है, जबकि निचले मैदानों में ठंड अपेक्षाकृत कम होती है। गर्मियों में मौसम सामान्यतः सुहावना रहता है, जिससे कृषि और पर्यटन दोनों को लाभ मिलता है। वसंत और शरद ऋतु में पूरा देश रंग बिरंगे फूलों, सुनहरे पेड़ों और स्वच्छ वातावरण से भर जाता है। यही प्राकृतिक परिवर्तन ऑस्ट्रिया को वर्ष भर आकर्षक बनाए रखते हैं। ऑस्ट्रिया के जंगल उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्तियों में से एक है। देश के लगभग आधे भूभाग पर वन फैले हुए हैं। यहाँ चीड़, फर, स्प्रूस और बीज जैसे वृक्ष बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन जंगलों में हिरण, लोमड़ी, जंगली सूअर, पर्वतीय बकरियां और अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। सरकार ने वन संरक्षण और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कठोर पर्यावरणीय नीतियां अपनाई हैं। इसी कारण ऑस्ट्रिया आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व के सफल देशों में गिना जाता है। देश की झीलें भी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। साल्जकामरगुट क्षेत्र की झीलें विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन झीलों का स्वच्छ जल, चारों ओर फैले पर्वत और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गर्मियों में लोग नौकायन, तैराकी और प्रकृति भ्रमण का आनंद लेते हैं, जबकि सर्दियों में आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में हिम खेलों की गतिविधियां होती हैं। इन झीलों का उपयोग पेयजल, मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योग के लिए भी किया जाता है। ऑस्ट्रिया प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं माना जाता, फिर भी इसने उपलब्ध संसाधनों का अत्यंत कुशल उपयोग किया है। जल विद्युत ऊर्जा, लकड़ी उद्योग, उच्च गुणवत्ता वाली कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से देश ने आर्थिक विकास का संतुलित मॉडल विकसित किया है। यहाँ के किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए पर्यावरण के अनुकूल खेती करते हैं। डेयरी उद्योग, अंगूर की खेती, फल उत्पादन और जैविक कृषि ऑस्ट्रिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है प्रकृति और विकास के बीच संतुलन। यहां आधुनिक शहरों का विस्तार इस प्रकार किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचे। स्वच्छ ऊर्जा, प्रभावी सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और हरित भवन निर्माण जैसी नीतियों ने ऑस्ट्रिया को टिकाऊ विकास का आदर्श उदाहरण बना दिया है। यही कारण है कि दुनिया के अनेक देश पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया के अनुभवों का अध्ययन करते हैं। आज का ऑस्ट्रिया केवल सुंदर पर्वतों और ऐतिहासिक भवनों का देश नहीं है, बल्कि ज्ञान, नवाचार, अनुशासन और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा और संतुलित विकास मॉडल ने इसे विश्व के सबसे सुरक्षित, समृद्ध और रहने योग्य देशों में स्थान दिलाया है। इस अध्याय में हमने ऑस्ट्रिया की भौगोलिक पहचान और प्राकृतिक स्वरूप को समझा। अगले अध्याय में हम इस भूमि के प्राचीन इतिहास, प्रारंभिक सभ्यताओं और उन घटनाओं की यात्रा करेंगे जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक ऑस्ट्रिया की नींव रखी। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं प्राचीन ऑस्ट्रिया और प्रारंभिक सभ्यताओं का इतिहास क्या है। तो आज का आधुनिक ऑस्ट्रिया अपनी समृद्ध संस्कृति, विकसित अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस देश का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। आधुनिक राष्ट्र बनने से बहुत पहले यह भूमि अनेक जनजातियों, सभ्यताओं और शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन की साक्षी रही। आल्प्स पर्वतों से घिरे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ऐसी जीवन शैली विकसित की जिसने आगे चलकर यूरोपीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑस्ट्रिया का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव साहस, सामाजिक परिवर्तन, व्यापार, संस्कृति और ज्ञान के निरंतर विकास की प्रेरक गाथा भी है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि वर्तमान ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में मानव निवास लगभग पाषाण युग से ही प्रारंभ हो गया था। आल्प्स की घाटियों, नदियों के किनारों और उपजाऊ मैदानों में रहने वाले प्रारंभिक मानव शिकार, मछली पकड़ने और जंगली फलों के संग्रह पर निर्भर थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा और आग का उपयोग करना शुरू किया। समय के साथ मानव समूह स्थायी बस्तियां बसाने लगे और कृषि तथा पशुपालन का विकास हुआ। यही परिवर्तन मानव सभ्यता की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। नवपाषाण काल में ऑस्ट्रिया के विभिन्न क्षेत्रों में
खेती और पशुपालन का विस्तार होने लगा। लोगों ने गेहूं, जौ और अन्य अनाज उगाने प्रारंभ किए। गाय, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पालतू पशुओं का पालन किया जाने लगा। मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के घरों का निर्माण और कपड़ा बुनने जैसी तकनीकों का विकास भी इसी काल में हुआ। स्थायी गांवों के निर्माण से सामाजिक संगठन मजबूत हुआ और परिवारों तथा समुदायों के बीच सहयोग की भावना बढ़ी। यह काल ऑस्ट्रिया की प्रारंभिक सभ्यता के निर्माण की महत्वपूर्ण नींव माना जाता है। कांस्य युग में इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और तेज हुई। लोगों ने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाना सीख लिया, जिससे मजबूत हथियार, औजार और आभूषण तैयार किए जाने लगे। इस काल में व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी। पर्वतीय क्षेत्रों से प्राप्त खनिजों और विशेष रूप से नमक के कारण ऑस्ट्रिया दूर दूर तक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नमक उस समय अत्यंत मूल्यवान वस्तु माना जाता था और उसे कई स्थानों पर धन के समान महत्व प्राप्त था। इसी कारण ऑस्ट्रिया के कई क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आने लगी। ऑस्ट्रिया के इतिहास में नमक का विशेष महत्व रहा है। विशेष रूप से साल्ज़कामरगुट क्षेत्र प्राचीन काल से नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की प्राचीन नमक खदानें आज भी इस बात का प्रमाण हैं कि हजारों वर्ष पहले लोग भूमिगत खनन की उन्नत तकनीकों का उपयोग करते थे। नमक केवल भोजन के संरक्षण के लिए ही आवश्यक नहीं था, बल्कि व्यापार और राजनीतिक शक्ति का भी महत्वपूर्ण साधन बन गया था। नमक के कारण अनेक बस्तियां समृद्ध हुईं और दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारी यहां आने लगे। लौह युग में ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने लोहे के औजार और हथियार बनाना शुरू किया। इससे कृषि, निर्माण और सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसी काल में सेल्टिक जनजातियों का प्रभाव बढ़ा। सेल्ट लोग कुशल योद्धा, व्यापारी और धातुकर्मी थे। उन्होंने अनेक नगर बसाए, व्यापारिक मार्ग विकसित किए और स्थानीय संस्कृति को नई दिशा दी। उनकी कला, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था ने ऑस्ट्रिया के सांस्कृतिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला। सेल्टिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र नोरिकम नामक क्षेत्र था। नोरिकम केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि यह आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ उच्च गुणवत्ता का लोहा तैयार किया जाता था, जिसकी मांग पूरे यूरोप में थी। नोरिकम का लोहा अपनी मजबूती और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था और बाद में रोमन साम्राज्य भी इसका उपयोग करने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऑस्ट्रिया धातु उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में पहले ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका था। समय के साथ रोमन साम्राज्य का विस्तार मध्य यूरोप तक पहुंचने लगा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमनों ने नोरिकम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और बाद में इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। रोमन शासन ने ऑस्ट्रिया के विकास में नई दिशा प्रदान की। उन्होंने सड़कों, पुलों, नगरों और किलों का निर्माण किया। व्यापार को व्यवस्थित बनाया गया और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया गया। रोमन इंजीनियरिंग और वास्तुकला के अनेक उदाहरण आज भी ऑस्ट्रिया में पुरातात्विक स्थलों के रूप में देखे जा सकते हैं। रोमन शासन के दौरान ऑस्ट्रिया में कई महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए। इन नगरों में बाजार, सार्वजनिक स्नान गृह, मंदिर, प्रशासनिक भवन और सैनिक छावनियां बनाई गईं। अच्छी सड़कों के कारण व्यापार तेजी से बढ़ा और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। रोमन साम्राज्य के प्रभाव से स्थानीय लोगों ने नई निर्माण तकनीकें, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया। इससे सामाजिक जीवन अधिक संगठित और व्यवस्थित होता गया। रोमन काल में ईसाई धर्म का भी धीरे धीरे प्रसार प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यह धर्म सीमित समुदायों तक ही था, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता गया। धार्मिक विचारों के साथ शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक सहयोग की भावना भी विकसित हुई। बाद के शताब्दियों में ईसाई धर्म ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बन गया। चौथी और पांचवीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। विभिन्न जर्मनिक जनजातियों ने साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण किए और अंततः पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद ऑस्ट्रिया का क्षेत्र अनेक जनजातियों के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। गोथ, लोम्बार्ड, अवार और स्लाव समुदायों ने अलग अलग समय में इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इन परिवर्तनों के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, लेकिन साथ ही विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण भी हुआ। छठी और सातवीं शताब्दी में बवेरियन जनजातियों का प्रभाव बढ़ने लगा। उन्होंने इस क्षेत्र में नई बस्तियां बसाईं और कृषि तथा व्यापार को पुनर्जीवित किया।
इसी समय ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की। चर्च केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान, लेखन और सामाजिक संगठन के भी प्रमुख केंद्र बन गए। मठों में प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण किया गया और शिक्षा का प्रसार हुआ। 8वीं शताब्दी में फ्रैंकिश शासक शार्लेमेन का प्रभाव ऑस्ट्रिया तक पहुंचा। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार हुए और ईसाई धर्म को अधिक संगठित रूप मिला। सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशासनिक इकाइयां बनाई गईं। इन्हीं व्यवस्थाओं ने आगे चलकर ऑस्ट्रिया के राजनीतिक विकास की आधारशिला रखी। इस काल में कृषि उत्पादन बढ़ा, नए गांव बसे और व्यापारिक मार्ग अधिक सुरक्षित बनाए गए। प्राचीन ऑस्ट्रिया का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं था। ये सामान्य लोगों की मेहनत, किसानों की खेती, कारीगरों की कला, व्यापारियों की यात्राओं और धार्मिक विद्वानों के ज्ञान का भी इतिहास है। इन्हीं लोगों ने समाज को संगठित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। आल्प्स की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने साहस, परिश्रम और सहयोग की भावना से अपने जीवन को समृद्ध बनाया। प्राचीन काल के अंत तक ऑस्ट्रिया एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका था जहां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। सेल्टिक विरासत, रोमन प्रशासन, जर्मनिक परंपराएं और ईसाई संस्कृति मिलकर एक नई पहचान का निर्माण कर रही थी। यही मिश्रित विरासत आगे चलकर मध्यकालीन ऑस्ट्रिया और शक्तिशाली हैब्सबर्ग साम्राज्य के उदय का आधार बनी। इस प्रकार प्राचीन ऑस्ट्रिया का इतिहास मानव विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निरंतर परिवर्तन की प्रेरणादायक यात्रा है। पाषाण युग की छोटी बस्तियों से लेकर रोमन नगरों और मध्यकालीन प्रशासनिक संरचनाओं तक का यह सफर दर्शाता है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी ऐतिहासिक विरासत, सामाजिक एकता और ज्ञान के निरंतर विकास में निहित होती है। अगले अध्याय में हम हैब्सबर्ग वंश के उदय, उसके विस्तार और उस महान साम्राज्य की कहानी जानेंगे जिसने कई शताब्दियों तक यूरोप की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं हैब्सबर्ग साम्राज्य का उदय और विस्तार कैसे हुआ। तो ऑस्ट्रिया के इतिहास में यदि किसी एक राजवंश ने सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा है तो वह है हैब्सबर्ग वंश। लगभग 6 शताब्दियों तक इस राजवंश ने केवल ऑस्ट्रिया ही नहीं बल्कि यूरोप के विशाल भूभाग की राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को दिशा दी। हैब्सबर्ग शासकों ने अपनी दूरदर्शिता, विवाह नीति, प्रशासनिक क्षमता और सैन्य शक्ति के माध्यम से एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसे अपने समय के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में गिना जाता है। आधुनिक ऑस्ट्रिया की पहचान उसके अनेक ऐतिहासिक भवन, सांस्कृतिक परंपराएं और प्रशासनिक संस्थाएं इसी युग की देन है। इस अध्याय में हम उस ऐतिहासिक यात्रा को समझेंगे जिसने ऑस्ट्रिया को यूरोप की प्रमुख शक्ति बना दिया। हैब्सबर्ग वंश की शुरुआत आज के स्विट्जरलैंड के क्षेत्र से मानी जाती है। इस वंश का नाम हैब्सबर्ग नामक एक किले से जुड़ा हुआ है जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। प्रारंभ में यह परिवार केवल एक स्थानीय सामंती शक्ति था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी राजनीतिक क्षमता और रणनीतिक निर्णयों के कारण प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। मध्यकालीन यूरोप में अनेक छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं जहां सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष चलता रहता था। ऐसे वातावरण में हैब्सबर्ग परिवार ने धैर्य, कूटनीति और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया। वर्ष 1273 में रुडोल्फ प्रथम को पवित्र रोमन साम्राज्य का राजा चुना गया। यह घटना हैब्सबर्ग वंश के लिए नई शुरुआत साबित हुई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया और इसे अपने शासन का मुख्य केंद्र बना लिया। यही वह समय था जब ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग वंश का संबंध स्थायी रूप से जुड़ गया। आने वाली कई शताब्दियों तक ऑस्ट्रिया इस शक्तिशाली राजवंश का प्रमुख आधार बना रहा। रुडोल्फ प्रथम के बाद हैब्सबर्ग शासकों ने केवल युद्धों के माध्यम से ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण विवाह संबंधों के द्वारा भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यूरोप में एक प्रसिद्ध कहावत प्रचलित हुई कि दूसरे लोग युद्ध करें लेकिन तुम, भाग्यशाली ऑस्ट्रिया, विवाह करो। इस नीति के कारण हैब्सबर्ग परिवार ने स्पेन, बोहेमिया, हंगरी, नीदरलैंड और इटली के कई क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त किया। बिना बड़े युद्ध किए विशाल भूभाग पर प्रभाव स्थापित करना उनकी सबसे बड़ी
राजनीतिक सफलता थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में वियना तेजी से विकसित होने लगा। हैब्सबर्ग शासकों ने इसे प्रशासन, व्यापार और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। नगर में भव्य चर्चों, महलों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और विद्वानों को संरक्षण दिया गया। इससे वियना धीरे धीरे यूरोप के प्रमुख सांस्कृतिक नगरों में शामिल हो गया। व्यापारिक मार्गों के विस्तार ने आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान की। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम ने हैब्सबर्ग साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे केवल कुशल शासक ही नहीं, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक भी थे। उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, सेना को संगठित किया और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया। उनके शासनकाल में यूरोप के कई क्षेत्रों के साथ ऑस्ट्रिया के संबंध मजबूत हुए। मैक्सिमिलियन प्रथम को आधुनिक हैब्सबर्ग साम्राज्य का वास्तविक निर्माता माना जाता है। 16वीं शताब्दी में सम्राट चार्ल्स पंचम के समय हैब्सबर्ग साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उनके अधीन यूरोप, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में फैले विशाल प्रदेश थे। कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यद्यपि बाद में साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन हुआ और स्पेन तथा ऑस्ट्रिया की शाखाएं अलग हो गईं, फिर भी ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग यूरोप की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में बने रहे। इसी काल में यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदायों के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हुए। हैब्सबर्ग शासक कैथोलिक धर्म के समर्थक थे और उन्होंने अपने क्षेत्रों में कैथोलिक परंपराओं को बनाए रखने का प्रयास किया। धार्मिक संघर्षों के कारण कई बार राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हुई, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत रखकर साम्राज्य ने अपनी एकता बनाए रखी। 17वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य यूरोप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसने मध्य यूरोप के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और ऑस्ट्रिया भी उसके आक्रमणों का लक्ष्य बना। वर्ष 1529 और फिर 1683 में वियना पर बड़े हमले हुए। विशेष रूप से 1683 की वियना की घेराबंदी यूरोपीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। अनेक यूरोपीय राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर ऑटोमन सेना को पराजित किया। इस विजय के बाद ऑटोमन साम्राज्य का यूरोप में विस्तार रुक गया और हैब्सबर्ग साम्राज्य की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई। ऑटोमन साम्राज्य पर विजय के बाद हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इससे उनका साम्राज्य और अधिक विशाल तथा विविधतापूर्ण बन गया। विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग इस साम्राज्य का हिस्सा बने। इतने बड़े और विविध समाज का प्रशासन चलाना आसान नहीं था, लेकिन हैब्सबर्ग शासकों ने स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय शासन के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी में महारानी मारिया थेरेसा का शासन प्रारंभ हुआ। वे ऑस्ट्रिया के इतिहास की सबसे महान शासकों में से एक मानी जाती हैं। उनके शासनकाल में शिक्षा, न्याय, कर व्यवस्था और सेना में व्यापक सुधार किए गए। उन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की, जिससे सामान्य लोगों तक शिक्षा पहुंचने लगी। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाया गया। महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहन मिला। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने साम्राज्य की एकता बनाए रखी और उसकी शक्ति को मजबूत किया। मारिया थेरेसा के पुत्र जोसेफ द्वितीय ने सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। वे प्रबोधन युग के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, किसानों की स्थिति सुधारने के प्रयास किए और प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यद्यपि उनके कुछ सुधारों का विरोध भी हुआ, फिर भी उन्होंने आधुनिक शासन प्रणाली की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हैब्सबर्ग काल केवल राजनीतिक शक्ति का युग नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक उत्कर्ष का भी स्वर्णकाल था। इसी समय वियना यूरोप की संगीत राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजदरबार ने संगीतकारों, चित्रकारों, वास्तुकारों और साहित्यकारों को संरक्षण दिया। भव्य महलों, संग्रहालयों और चर्चों का निर्माण हुआ। सुंदर उद्यानों और सार्वजनिक भवनों ने वियना को एक शानदार सांस्कृतिक नगर का रूप दिया। कला और विज्ञान को मिला यह संरक्षण आज भी ऑस्ट्रिया की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। आर्थिक दृष्टि से भी हैब्सबर्ग शासन महत्वपूर्ण रहा। कृषि में सुधार किए गए, व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ और हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। नए बाजार स्थापित किए गए और नगरों का विकास हुआ।
विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ने से साम्राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई। सड़कें, पुल और प्रशासनिक भवनों का निर्माण आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। हालांकि विशाल साम्राज्य का संचालन अनेक चुनौतियों से भरा था। विभिन्न जातीय समूहों की अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और राजनीतिक आकांक्षाएं समय समय पर तनाव उत्पन्न करती थीं। फिर भी हैब्सबर्ग शासकों ने लंबे समय तक साम्राज्य की एकता बनाए रखी। उन्होंने कूटनीति, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक संरक्षण के माध्यम से यूरोप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। हैब्सबर्ग साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने ऑस्ट्रिया को एक छोटे क्षेत्रीय राज्य से उठाकर यूरोप की महान शक्तियों की श्रेणी में पहुंचा दिया। शिक्षा, प्रशासन, कला, विज्ञान, संगीत और वास्तुकला के क्षेत्रों में जो विकास इस काल में हुआ, उसने आधुनिक ऑस्ट्रिया की मजबूत नींव रखी। वियना का वैभव, शाही महलों की भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि आज भी इस महान युग की गवाही देते हैं। इस प्रकार हैब्सबर्ग साम्राज्य का इतिहास केवल राजवंश की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व, सांस्कृतिक संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और यूरोप के राजनीतिक विकास की एक महान गाथा है। आने वाले अध्याय में हम ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के गठन, औद्योगिक परिवर्तन, राष्ट्रवाद के उदय और उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और यूरोप का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अब चौथे अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, राष्ट्रवाद का उदय और प्रथम विश्व युद्ध। तो 19वीं शताब्दी यूरोप के इतिहास में तीव्र परिवर्तन का युग थी। औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रवाद का उदय और लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार पूरे महाद्वीप को नई दिशा दे रहे थे। ऑस्ट्रिया भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। कई शताब्दियों तक यूरोप की सबसे शक्तिशाली राजशाहियों में गिने जाने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य को अब नई राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। विभिन्न जातीय समुदाय अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान और अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। यही परिस्थितियां आगे चलकर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के गठन और अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। यह अध्याय उसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल की विस्तृत यात्रा है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के उदय ने पूरे यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया। समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचार तेजी से फैलने लगे। नेपोलियन की सेनाओं ने यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और ऑस्ट्रिया को भी कई बार युद्धों में हार का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुराने सामंती ढांचे में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप के प्रमुख देशों ने वियना में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति स्थापित करना और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना था। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध राजनयिक क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कूटनीति के कारण ऑस्ट्रिया कई वर्षों तक यूरोपीय राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। मेटरनिक का मानना था कि राजशाही व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता ही यूरोप में शांति बनाए रख सकती है। हालांकि वियना कांग्रेस के बाद कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन समाज के भीतर परिवर्तन की इच्छा लगातार बढ़ती गई। औद्योगिक क्रांति के कारण नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, शहरों का विस्तार हो रहा था और शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। लोग अधिक राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिनिधि शासन की मांग करने लगे। विभिन्न जातीय समूह अपनी भाषा, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संगठित होने लगे। 1848 का वर्ष पूरे यूरोप में क्रांतियों का वर्ष माना जाता है। ऑस्ट्रिया में भी जनता ने राजनीतिक सुधारों, संविधान और नागरिक अधिकारों की मांग करते हुए बड़े आंदोलन किए। वियना सहित कई नगरों में विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों, मजदूरों और बुद्धिजीवियों ने परिवर्तन की आवाज उठाई। यद्यपि प्रारंभिक चरण में राजशाही ने इन आंदोलनों को नियंत्रित कर लिया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य को समय के अनुसार बदलना ही होगा। 1848 की घटनाओं ने भविष्य के राजनीतिक सुधारों की नींव रखी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक हैब्सबर्ग साम्राज्य अनेक जातीय समुदायों का विशाल संघ बन चुका था। इसमें जर्मन, हंगेरियन, चेक, स्लोवाक, क्रोएट, सर्ब, रोमानियाई, पोलिश, यूक्रेनी,
स्लोवेनियाई और इतालवी समुदाय शामिल थे। प्रत्येक समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की इच्छा रखता था। इतने विविध समाज का प्रशासन चलाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया को हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय ने साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया। इसके बाद हंगरी के नेताओं के साथ समझौते की आवश्यकता महसूस हुई। परिणाम स्वरूप 1867 में ऑस्ट्रो हंगेरियन समझौता हुआ, जिसके तहत दोहरी राजशाही की स्थापना की गई। यही व्यवस्था ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस नई व्यवस्था में ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयां बन गईं, लेकिन दोनों का सम्राट एक ही व्यक्ति था। विदेश नीति, सेना और वित्त के कुछ महत्वपूर्ण विभाग संयुक्त रूप से संचालित किए जाते थे, जबकि आंतरिक प्रशासन दोनों देशों के अपने अपने नियंत्रण में था। इस समझौते ने कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, लेकिन साम्राज्य के अन्य जातीय समुदाय भी समान अधिकारों की मांग करने लगे। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का क्षेत्रफल अत्यंत विशाल था। मध्य यूरोप से लेकर बाल्कन क्षेत्र तक फैले इस साम्राज्य में लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग रहते थे। इतनी बड़ी जनसंख्या में अनेक भाषाएं बोली जाती थीं और विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता था। यही विविधता इसकी शक्ति भी थी और सबसे बड़ी चुनौती भी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्य ने औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। रेल मार्गों का तीव्र विस्तार हुआ, जिससे व्यापार और परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नए कारखाने स्थापित हुए, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और मशीन निर्माण का विकास हुआ। वियना, प्राग, बुडापेस्ट और अन्य बड़े शहर आधुनिक औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे। बैंकिंग व्यवस्था मजबूत हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्राज्य की भागीदारी बढ़ी। कृषि भी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनी रही। उपजाऊ मैदानों में गेहूं, मक्का, जौ और अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ा। पशुपालन और डेयरी उद्योग का भी विस्तार हुआ। बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण कृषि उत्पाद दूर दराज के बाजारों तक आसानी से पहुंचने लगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली। इस काल में वियना विश्व के सबसे आधुनिक और सांस्कृतिक नगरों में गिना जाने लगा। चौड़ी सड़कों, भव्य इमारतों, ओपेरा हाउस, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और सार्वजनिक उद्यानों ने शहर को एक नई पहचान दी। विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में वियना का प्रभाव लगातार बढ़ता गया। अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कलाकार और संगीतकार इसी वातावरण में अपनी प्रतिभा का विकास कर रहे थे। हालांकि बाहरी रूप से साम्राज्य समृद्ध दिखाई देता था, लेकिन भीतर अनेक समस्याएं मौजूद थीं। विभिन्न जातीय समूहों के बीच राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से फैल रहे थे। सर्बिया सहित कई छोटे राष्ट्र स्वतंत्रता और विस्तार की आकांक्षा रखते थे। रूस भी स्लाव समुदायों का समर्थन कर रहा था, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने बोस्निया और हर्जेगोविना का औपचारिक विलय कर लिया। इस निर्णय का सर्बिया ने कड़ा विरोध किया। बाल्कन क्षेत्र पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील था और इस घटना ने ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के बीच संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। पूरे यूरोप में दो बड़े सैन्य गुट बन चुके थे, जिससे किसी भी छोटे संघर्ष के बड़े युद्ध में बदलने की आशंका बढ़ गई थी। 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सारायेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी गई। यह हत्या सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े युवक गैब्रिलो प्रिंसिप ने की। यह घटना इतिहास में सारायेवो हत्या के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि यह एक स्थानीय घटना थी, लेकिन यूरोप की जटिल सैन्य संधियों और राजनीतिक तनाव के कारण यह शीघ्र ही विश्वव्यापी संघर्ष का कारण बन गई। हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कठोर शर्तों वाला अल्टीमेटम भेजा। कुछ शर्तें स्वीकार कर ली गईं, लेकिन सभी नहीं। इसके बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस सर्बिया के समर्थन में आया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन रूस के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गए। देखते ही देखते यह संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला
और इसमें अभूतपूर्व विनाश हुआ। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। लंबे युद्ध, आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी और राजनीतिक असंतोष ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। विभिन्न जातीय समुदाय अब स्वतंत्र राष्ट्र बनने की मांग खुलकर करने लगे। 1918 में युद्ध समाप्त हुआ और केंद्रीय शक्तियों की हार हुई। इसके साथ ही सदियों पुराना ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य भी टूट गया। इसके स्थान पर ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया सहित कई नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ऑस्ट्रिया अब एक छोटे गणराज्य के रूप में रह गया। एक समय यूरोप की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल यह साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन चुका था। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का पतन केवल एक राजवंश का अंत नहीं था, बल्कि यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। फिर भी इस साम्राज्य की विरासत आज भी ऑस्ट्रिया की वास्तुकला, प्रशासन, संगीत, कला, शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस काल ने आधुनिक यूरोप के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले अध्याय में हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने नए ऑस्ट्रिया, आर्थिक संकट, द्वितीय विश्व युद्ध, नाजी शासन, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और आधुनिक स्वतंत्र ऑस्ट्रिया के उदय की विस्तृत कहानी जानेंगे। अब 5वें अध्याय में जानते हैं आधुनिक ऑस्ट्रिया का निर्माण, द्वितीय विश्व युद्ध और पुनर्निर्माण की गाथा। तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल गया। सदियों तक मध्य यूरोप पर शासन करने वाला विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन चुका था। उसके स्थान पर कई नए स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए और ऑस्ट्रिया एक छोटे स्थलरुद्ध गणराज्य के रूप में उभरा। यह परिवर्तन केवल सीमाओं का नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, शासन व्यवस्था और भविष्य की दिशा का भी था। विशाल साम्राज्य से छोटे राष्ट्र में बदलना ऑस्ट्रिया के लिए आसान नहीं था। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों ने देश को गहराई से प्रभावित किया। फिर भी इन्हीं कठिन परिस्थितियों से आधुनिक ऑस्ट्रिया का जन्म हुआ। 12 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित किया। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अब वह विशाल साम्राज्य का केंद्र नहीं रही थी। जिन प्रदेशों से पहले खाद्यान्न, खनिज और अन्य संसाधन आते थे, वे अब अलग अलग स्वतंत्र देशों का हिस्सा बन चुके थे। उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल सीमित हो गया और व्यापारिक मार्ग भी बदल गए। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था अचानक कमजोर पड़ गई। युद्ध के बाद लाखों सैनिक अपने घर लौटे, लेकिन उनके लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं था। कारखानों का उत्पादन घट गया, महंगाई बढ़ने लगी और लोगों के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। सरकार को सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसी मूलभूत सेवाओं को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास जारी रहा। 1919 में सेंट जर्मेन की संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया की नई सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को अपने पूर्व साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार छोड़ना पड़ा। साथ ही उसे जर्मनी के साथ तत्काल राजनीतिक एकीकरण की अनुमति भी नहीं दी गई। इस निर्णय का उद्देश्य यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना था, लेकिन इससे कई ऑस्ट्रियाई नागरिक निराश हुए, क्योंकि वे स्वयं को जर्मन भाषा और संस्कृति से निकटता से जुड़ा मानते थे। 1920 में ऑस्ट्रिया ने नया संविधान अपनाया, जिसने देश को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप दिया। संसद, न्यायपालिका और संघीय राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। यह संविधान आधुनिक ऑस्ट्रिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बना और समय के साथ इसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए। लोकतंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लगातार बढ़ रहे थे। 1920 और 1930 के दशक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कठिन रहे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुए थे कि विश्व को 1929 की महान आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। इस वैश्विक संकट का प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ा। अनेक उद्योग बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ गई और बैंकिंग व्यवस्था संकट में आ गई। आम लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। आर्थिक अस्थिरता ने राजनीतिक कट्टरता को भी बढ़ावा दिया। इसी काल में यूरोप के कई देशों में उग्र राष्ट्रवाद और तानाशाही विचारधाराएं उभरने लगीं। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ऑस्ट्रिया में भी कुछ समूह जर्मनी के साथ विलय का समर्थन कर रहे थे।
जबकि अन्य लोग स्वतंत्र ऑस्ट्रिया बनाए रखना चाहते थे। इन मतभेदों के कारण राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता गया। 1934 में ऑस्ट्रिया गंभीर राजनीतिक संकट से गुजरा। सरकार और विपक्ष के बीच संघर्ष हिंसक रूप ले बैठा। उसी वर्ष चांसलर एंगलबर्ट डॉल्फुस की हत्या कर दी गई। देश में अस्थिरता बढ़ गई और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगीं। यह काल आधुनिक ऑस्ट्रिया के इतिहास का अत्यंत संवेदनशील अध्याय माना जाता है। मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का विलय कर लिया। इस घटना को आंशलुस कहा जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रहा और नाजी जर्मनी का हिस्सा बन गया। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन शीघ्र ही नाजी शासन की कठोर नीतियां सामने आने लगीं। राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया, नागरिक स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी गईं और यहूदी समुदाय सहित अनेक लोगों पर अत्याचार किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया पूरी तरह जर्मन युद्ध मशीन का हिस्सा बन गया। हजारों ऑस्ट्रियाई सैनिक युद्ध में शामिल हुए। देश के उद्योगों का उपयोग सैन्य उत्पादन के लिए किया गया। कई शहरों पर मित्र राष्ट्रों ने बमबारी की, जिससे भारी विनाश हुआ। सड़कें, पुल, रेलवे और कारखाने क्षतिग्रस्त हो गए। युद्ध के अंतिम वर्षों में खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की भी भारी कमी हो गई। ऑस्ट्रिया के यहूदी समुदाय को नाजी शासन के दौरान अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अनेक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर यातना शिविरों में भेजा गया और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई। ये त्रासदी मानव इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। आधुनिक ऑस्ट्रिया इस इतिहास को स्वीकार करता है और शिक्षा तथा स्मारकों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी देता है, ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी न दोहराई जाए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नाजी जर्मनी की हार के साथ ही ऑस्ट्रिया फिर से स्वतंत्र राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद देश 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। इन क्षेत्रों का प्रशासन अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में था। राजधानी वियना भी 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित कर दी गई, ठीक उसी प्रकार जैसे उस समय जर्मनी की राजधानी बर्लिन विभाजित थी। युद्ध समाप्त होने के बाद पुनर्निर्माण की चुनौती अत्यंत विशाल थी। अनेक शहर खंडहर बन चुके थे। उद्योगों को फिर से चालू करना था, परिवहन व्यवस्था को बहाल करना था और लाखों लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी थी। सरकार और जनता ने मिलकर कठिन परिश्रम से देश को दोबारा खड़ा करने का संकल्प लिया। यह पुनर्निर्माण केवल भवनों का नहीं, बल्कि समाज के विश्वास और भविष्य का भी था। 1955 आधुनिक ऑस्ट्रिया के इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ। इसी वर्ष ऑस्ट्रियाई राज्य संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद विदेशी सेनाएं देश से हट गईं और ऑस्ट्रिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी वर्ष ऑस्ट्रिया की संसद ने स्थायी तटस्थता की घोषणा की। इसका अर्थ था कि ऑस्ट्रिया किसी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा और अपनी भूमि पर विदेशी सैन्य अड्डों की अनुमति नहीं देगा। यह नीति आज भी ऑस्ट्रिया की विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ऑस्ट्रिया ने लोकतंत्र, शिक्षा और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। सरकार ने उद्योगों का आधुनिकीकरण किया, सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार किया तथा विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया गया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ा। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता गया। 1960 और 1970 के दशक में ऑस्ट्रिया ने सामाजिक कल्याण की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, शिक्षा अधिक सुलभ बनाई गई और श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने नागरिकों को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की नीति ने औद्योगिक विकास को नई गति दी। वियना एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। कई वैश्विक संगठनों ने यहां अपने कार्यालय स्थापित किए। इससे ऑस्ट्रिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। अपनी तटस्थ विदेश नीति के कारण यह देश पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद का महत्वपूर्ण मंच बन गया, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन भी ऑस्ट्रिया की प्रमुख शक्ति बन गया। आल्प्स पर्वत, ऐतिहासिक नगर, संगीत समारोह, संग्रहालय और सांस्कृतिक विरासत ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया। स्की पर्यटन, पर्वतारोहण और प्राकृतिक पर्यटन ने लाखों लोगों को रोजगार प्रदान किया।
इसी दौरान पर्यावरण संरक्षण को भी राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। आधुनिक ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने युद्ध और विनाश की त्रासदी से सीख लेकर लोकतंत्र, शांति और सहयोग का मार्ग अपनाया। जिस देश ने 2 विश्व युद्धों की कठिनाइयां देखीं, वही आज विश्व के सबसे सुरक्षित, समृद्ध और उच्च जीवन स्तर वाले देशों में गिना जाता है। यहाँ कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आधुनिक समाज की मजबूत नींव है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद के संघर्ष, नाजी शासन की त्रासदी, द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश और उसके बाद हुए पुनर्निर्माण ने आधुनिक ऑस्ट्रिया को आकार दिया। यह इतिहास केवल कठिनाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि साहस, आत्मविश्वास, लोकतंत्र और पुनर्जागरण की प्रेरक गाथा भी है। अगले अध्याय में हम आधुनिक ऑस्ट्रिया की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, संघीय शासन प्रणाली और उसकी प्रसिद्ध स्थायी तटस्थता की नीति का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब छठे अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान और स्थायी तटस्थता की नीति। तो दोस्तों, आधुनिक ऑस्ट्रिया विश्व के उन देशों में गिना जाता है जहां लोकतंत्र, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों का सम्मान अत्यंत मजबूत है। आज यह देश केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और शांतिपूर्ण विदेश नीति के लिए भी विश्व भर में सम्मानित है। 2 विश्व युद्धों की विभीषिका और राजनीतिक अस्थिरता का अनुभव करने के बाद ऑस्ट्रिया ने लोकतंत्र, तटस्थता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपनी राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाया। यही कारण है कि आज यह देश यूरोप के सबसे सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध राष्ट्रों में शामिल है। ऑस्ट्रिया एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका अर्थ है कि देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन चलाती है और सत्ता केवल एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में केंद्रित नहीं होती। संविधान के अनुसार शासन की शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और किसी भी संस्था को अत्यधिक शक्तिशाली बनने से रोकती है। आधुनिक ऑस्ट्रिया का संविधान पहली बार 1920 में लागू किया गया था। इसके प्रमुख निर्माता प्रसिद्ध विधिवेत्ता हांस केल्सन थे, जिन्हें आधुनिक संवैधानिक कानून के महान विचारकों में गिना जाता है। बाद के वर्षों में संविधान में कई संशोधन किए गए, लेकिन इसके मूल सिद्धांत लोकतंत्र, कानून का शासन, नागरिक अधिकार और संघीय व्यवस्था आज भी समान रूप से प्रभावी हैं। संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय पाने का अधिकार प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया 9 संघीय राज्यों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार, विधानसभा और प्रशासनिक व्यवस्था होती है। स्थानीय सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक सेवाओं जैसे अनेक विषयों पर निर्णय ले सकती हैं। वहीं रक्षा, विदेश नीति और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इस संघीय व्यवस्था से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास करना आसान हो जाता है और प्रशासन अधिक प्रभावी बनता है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति देश की एकता और संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सरकार का औपचारिक गठन करते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद को भंग करने जैसे संवैधानिक अधिकार भी रखते हैं। हालांकि दैनिक शासन का संचालन राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार करती है। सरकार का नेतृत्व संघीय चांसलर करते हैं, जिन्हें कई देशों में प्रधानमंत्री के समान माना जाता है। चांसलर मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और देश की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या दलों का गठबंधन सरकार बनाता है। यदि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो विभिन्न दल मिलकर गठबंधन सरकार का गठन करते हैं। यह व्यवस्था ऑस्ट्रिया की राजनीति की एक सामान्य विशेषता है। ऑस्ट्रिया की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। पहला सदन राष्ट्रीय परिषद है, जिसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। यही सदन अधिकांश कानूनों को पारित करता है और सरकार के कार्यों की निगरानी करता है। दूसरा सदन संघीय परिषद है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य संघीय राज्यों के हितों की रक्षा करना और कानून निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
ऑस्ट्रिया की न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। अदालतें संविधान और कानून के आधार पर निर्णय देती हैं तथा सरकार या किसी राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त रहती हैं। देश का संवैधानिक न्यायालय विशेष महत्व रखता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो यह न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है। यही व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ऑस्ट्रिया में कानून का शासन सर्वोच्च माना जाता है। चाहे कोई सामान्य नागरिक हो या उच्च पदस्थ अधिकारी, सभी कानून के सामने समान हैं। भ्रष्टाचार रोकने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रभावी संस्थाएं कार्य करती हैं। इसी कारण ऑस्ट्रिया विश्व के उन देशों में शामिल है जहां शासन व्यवस्था पर जनता का विश्वास अत्यधिक मजबूत है। ऑस्ट्रिया में मतदान का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। निर्धारित आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक नागरिक को चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियां जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं और मतदाता अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी के कारण सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑस्ट्रिया की राजनीति में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इनमें कुछ दल सामाजिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, कुछ उदारवादी आर्थिक नीतियों के पक्षधर हैं, जबकि कुछ पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को प्राथमिकता देते हैं। विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। मतभेद होने पर भी संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान किया जाता है, जो देश की राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। आधुनिक ऑस्ट्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में उसकी स्थायी तटस्थता की नीति है। 1955 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संसद ने घोषणा की कि ऑस्ट्रिया किसी भी सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा और अपनी भूमि पर विदेशी सैन्य अड्डों की अनुमति नहीं देगा। इस नीति का उद्देश्य देश को भविष्य के बड़े सैन्य संघर्षों से दूर रखना और शांति को बढ़ावा देना था। तटस्थता की इस नीति ने ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सम्मान दिलाया। शीत युद्ध के दौरान जब विश्व दो बड़े गुटों में बंटा हुआ था, तब ऑस्ट्रिया ने किसी भी पक्ष का सैन्य समर्थन नहीं किया। इसके बजाय उसने संवाद, कूटनीति और सहयोग का मार्ग अपनाया। यही कारण है कि अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शांति वार्ताएं वियना में आयोजित होती रहीं। वियना आज विश्व कूटनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय यहां स्थित हैं। परमाणु ऊर्जा, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की रोकथाम जैसे विषयों पर कार्य करने वाले अनेक वैश्विक संस्थान वियना से संचालित होते हैं। इससे ऑस्ट्रिया की भूमिका केवल एक यूरोपीय राष्ट्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह वैश्विक सहयोग का भी महत्वपूर्ण भागीदार बन जाता है। यद्यपि ऑस्ट्रिया सैन्य रूप से तटस्थ है, फिर भी उसके पास अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित सशस्त्र बल हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता प्रदान करना और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लेना है। सेना आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, लेकिन उसका स्वरूप मुख्यतः रक्षात्मक है। ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद देश ने आर्थिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक सहयोग के नए अवसर प्राप्त किए। यूरोपीय संघ की सदस्यता ने ऑस्ट्रिया के उद्योगों, शिक्षा, अनुसंधान और पर्यटन को नई गति दी। हालांकि सैन्य तटस्थता की नीति आज भी यथावत बनी हुई है, क्योंकि यह उसकी राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानवाधिकारों की रक्षा ऑस्ट्रिया की राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। समान अवसर और सामाजिक न्याय को सरकार की प्राथमिकता माना जाता है। स्थानीय प्रशासन भी ऑस्ट्रिया की सफलता का महत्वपूर्ण कारण है। नगरपालिकाएं और स्थानीय परिषदें नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, परिवहन, विद्यालय और सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन करती हैं। इससे प्रशासन जनता के निकट रहता है और समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकता है। डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नागरिक अनेक सरकारी सेवाओं का उपयोग ऑनलाइन कर सकते हैं।
कर भुगतान, दस्तावेजों का पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से सरल बनाया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और समय तथा संसाधनों की बचत होती है। ऑस्ट्रिया की राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा कारण लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान है। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है और संविधान सर्वोच्च माना जाता है। जनता सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और नागरिक समाज नीतियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। यही विशेषताएं एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। आज का ऑस्ट्रिया इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कठिन ऐतिहासिक अनुभवों के बाद भी कोई राष्ट्र लोकतंत्र, कानून और शांति के मार्ग पर चलकर स्थिर और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसकी राजनीतिक व्यवस्था केवल शासन की प्रणाली नहीं, बल्कि नागरिक विश्वास, उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय एकता का आधार है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था, उद्योग, बैंकिंग, कृषि, पर्यटन, विज्ञान, नवाचार और आधुनिक विकास मॉडल का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसने इस छोटे से देश को विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया। अब 7वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था, उद्योग, बैंकिंग, पर्यटन और नवाचार। तो आधुनिक ऑस्ट्रिया विश्व की सबसे विकसित और स्थिर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में गिना जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत छोटा राष्ट्र है, फिर भी इसकी आर्थिक शक्ति, औद्योगिक क्षमता, वैज्ञानिक प्रगति और उच्च जीवन स्तर इसे यूरोप के अग्रणी देशों में स्थान दिलाते हैं। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद ऑस्ट्रिया ने शिक्षा, तकनीक, नवाचार, कुशल श्रम और सुव्यवस्थित प्रशासन के आधार पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित की है जिसे संतुलित और टिकाऊ विकास का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह देश इस बात का प्रमाण है कि किसी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि केवल प्राकृतिक संसाधनों पर नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के ज्ञान, अनुशासन और दूरदर्शी नीतियों पर निर्भर करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह बिखर चुकी थी। उद्योग नष्ट हो चुके थे, परिवहन व्यवस्था क्षतिग्रस्त थी और बेरोजगारी बढ़ गई थी। लेकिन सरकार, उद्योगपतियों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से शुरू हुआ। आधुनिक तकनीक अपनाई गई, नए कारखाने स्थापित किए गए और उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई। कुछ ही दशकों में ऑस्ट्रिया ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति करते हुए यूरोप के सबसे समृद्ध देशों में अपना स्थान बना लिया। ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। इस व्यवस्था में निजी उद्योगों को विकास की स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन सरकार भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बना रहता है। यही मॉडल ऑस्ट्रिया की स्थिरता और उच्च जीवन स्तर का प्रमुख आधार है। देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक सेवाएं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। राजधानी वियना वित्तीय और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं, जिससे ऑस्ट्रिया मध्य और पूर्वी यूरोप के व्यापारिक संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। औद्योगिक क्षेत्र भी ऑस्ट्रिया की आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। देश में मशीन निर्माण, इस्पात उद्योग, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल के पुर्जे, रसायन, औषधियां और उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ऑस्ट्रियाई उद्योग गुणवत्ता, सटीकता और आधुनिक तकनीक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ निर्मित मशीनें और उपकरण अनेक देशों को निर्यात किए जाते हैं। धातु उद्योग का ऑस्ट्रिया के आर्थिक विकास में विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र लौह और धातु उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। आधुनिक युग में इस परंपरा को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ विकसित किया गया। आज ऑस्ट्रिया उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात और विशेष धातु उत्पादों के निर्माण में यूरोप के अग्रणी देशों में शामिल है। ये उत्पाद निर्माण, रेलवे, ऊर्जा और इंजीनियरिंग उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में भी ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि देश में बहुत कम पूर्ण वाहन निर्माताओं के मुख्यालय हैं, फिर भी अनेक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंजन, ट्रांसमिशन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जे यहाँ तैयार किए जाते हैं।
अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान देने के कारण ऑस्ट्रियाई कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। ऑस्ट्रिया की बैंकिंग व्यवस्था यूरोप की सबसे विश्वसनीय वित्तीय प्रणालियों में गिनी जाती है। बैंक न केवल घरेलू उद्योगों और व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि मध्य और पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में भी निवेश करते हैं। मजबूत बैंकिंग प्रणाली ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं ने वित्तीय लेन देन को और अधिक सरल तथा सुरक्षित बना दिया है। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत अधिक है। पर्वतीय परिस्थितियों के बावजूद ऑस्ट्रिया के किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली कृषि करते हैं। गेहूं, जौ, मक्का, आलू, अंगूर, सेब और अन्य फल प्रमुख कृषि उत्पाद हैं। डेयरी उद्योग विशेष रूप से विकसित है और ऑस्ट्रियाई दूध, पनीर तथा अन्य दुग्ध उत्पाद अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रिया जैविक कृषि के क्षेत्र में भी यूरोप के अग्रणी देशों में शामिल है। बड़ी संख्या में किसान पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और खाद्य गुणवत्ता पर विशेष ध्यान इस कृषि मॉडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। देश की अधिकांश विद्युत ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होती है। आल्प्स पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों पर बने बांध स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी ऑस्ट्रिया की ऊर्जा नीति के मुख्य उद्देश्य हैं। पर्यटन ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। हर वर्ष दुनिया भर से लाखों पर्यटक यहां आते हैं। बर्फ से ढके आल्प्स पर्वत, सुंदर झीलें, ऐतिहासिक नगर, संगीत समारोह, संग्रहालय, महल और प्राकृतिक उद्यान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शीतकाल में स्कीइंग और अन्य हिम खेलों के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जबकि गर्मियों में पर्वतारोहण, साइकिल यात्रा, नौकायन और सांस्कृतिक पर्यटन विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। राजधानी वियना विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। इसके ऐतिहासिक महल, ओपेरा हाउस, संग्रहालय, उद्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रम विश्व भर के यात्रियों को आकर्षित करते हैं। साल्जबर्ग अपने संगीत, इतिहास और सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि इंसब्रुक पर्वतीय पर्यटन और शीतकालीन खेलों का प्रमुख केंद्र है। इन शहरों ने पर्यटन उद्योग को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बना दिया है। ऑस्ट्रिया का परिवहन नेटवर्क अत्यंत आधुनिक और कुशल है। देश में उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्ग, रेल मार्ग और सुरंगों का विस्तृत जाल है। आल्प्स पर्वतमाला के कठिन भूभाग में भी उत्कृष्ट इंजीनियरिंग के माध्यम से सुरक्षित परिवहन व्यवस्था विकसित की गई है। रेलवे प्रणाली यूरोप के कई देशों को जोड़ती है, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को लाभ मिलता है। सार्वजनिक परिवहन की समयबद्धता और स्वच्छता विश्व भर में सराही जाती है। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ऑस्ट्रिया के आर्थिक विकास की सबसे बड़ी शक्तियों में से हैं। सरकार और निजी उद्योग अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में लगातार निवेश करते हैं। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान हो रहा है। नई तकनीकों के विकास ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाया है। शिक्षा और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग ऑस्ट्रिया की विशेषता है। विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और कंपनियों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। इससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव मिलता है और उद्योगों को प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षुता प्रणाली विशेष रूप से सफल मानी जाती है, जिसके कारण युवाओं में बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत कम रहती है। ऑस्ट्रिया का निर्यात आधारित उद्योग उसकी आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। मशीनें, औद्योगिक उपकरण, औषधियां, रसायन, विद्युत उपकरण, इस्पात और उच्च गुणवत्ता वाले उपभोक्ता उत्पाद अनेक देशों को निर्यात किए जाते हैं। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ साथ विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी ऑस्ट्रियाई उत्पादों की अच्छी मांग है। गुणवत्ता और विश्वसनीयता ने देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत बनाया है।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भी आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन, बेरोजगारी सहायता और अन्य सामाजिक लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे आर्थिक असमानता कम होती है और समाज में स्थिरता बनी रहती है। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास ऑस्ट्रिया की आर्थिक नीतियों का अभिन्न अंग है। उद्योगों में स्वच्छ तकनीकों का उपयोग, पुनर्चक्रण, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। शहरों में हरित क्षेत्र, स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और प्रभावी कचरा प्रबंधन इस नीति की सफलता के स्पष्ट उदाहरण हैं। आज ऑस्ट्रिया विश्व के उन देशों में शामिल है जहां आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। यह देश सिद्ध करता है कि दूरदर्शी नीतियां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी नवाचार और ईमानदार प्रशासन किसी भी राष्ट्र को सीमित संसाधनों के बावजूद वैश्विक सफलता दिला सकते हैं। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रिया की समृद्ध संस्कृति, जर्मन भाषा, विश्व विख्यात संगीत परंपरा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, त्योहारों और सामाजिक जीवन का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिन्होंने इस देश को विश्व की सांस्कृतिक महाशक्तियों में विशिष्ट स्थान दिलाया है। अब 8वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया की संस्कृति, भाषा, संगीत, साहित्य और कला। तो ऑस्ट्रिया केवल अपनी पर्वत श्रृंखलाओं, सुंदर झीलों और विकसित अर्थव्यवस्था के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यह विश्व की महान सांस्कृतिक धरोहरों में से एक का संरक्षक भी है। सदियों से यह देश संगीत, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला, रंगमंच और दर्शन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यूरोप के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का अद्भुत संगम हुआ, जिसने ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक पहचान को अत्यंत समृद्ध बनाया। आज भी देश के ऐतिहासिक नगर, संग्रहालय, कला दीर्घाएं, संगीत सभागार और पारंपरिक उत्सव इस गौरवशाली विरासत को जीवित रखते हैं। ऑस्ट्रिया की संस्कृति का निर्माण हजारों वर्षों के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। सेल्टिक जनजातियों, रोमन साम्राज्य, जर्मनिक परंपराओं और हैब्सबर्ग शासन ने मिलकर यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को आकार दिया। मध्यकालीन ईसाई परंपराओं, पुनर्जागरण, बारोक कला और आधुनिक यूरोपीय विचारधाराओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही विविधता ऑस्ट्रिया को सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट बनाती है। ऑस्ट्रिया की आधिकारिक भाषा जर्मन है। यहाँ बोली जाने वाली जर्मन भाषा का स्वरूप मानक जर्मन से कुछ अलग उच्चारण और स्थानीय शब्दावली लिए हुए हैं, जिसे ऑस्ट्रियाई जर्मन कहा जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्थानीय बोलियां भी प्रचलित हैं, जिनमें आल्प्स क्षेत्र की बोलियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मानक जर्मन का उपयोग होता है, जबकि दैनिक जीवन में लोग अक्सर अपनी क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करते हैं। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि ऑस्ट्रियाई पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑस्ट्रिया को विश्व की संगीत राजधानी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष रूप से राजधानी वियना सदियों से शास्त्रीय संगीत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रही है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह नगर ऐसे महान संगीतकारों का कार्यस्थल बना, जिन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वियना के राजदरबार, चर्चों और संगीत संस्थानों ने प्रतिभाशाली कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह शहर संगीत प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल बन गया। ऑस्ट्रिया का नाम आते ही महान संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेउस मोजार्ट का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। साल्जबर्ग में जन्मे मोजार्ट ने बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने सिम्फनी, ओपेरा, पियानो कॉन्सर्टो और धार्मिक संगीत सहित अनेक कालजयी रचनाएं की। उनका संगीत आज भी विश्व भर के संगीत विद्यालयों और मंचों पर समान सम्मान के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वियना का संबंध लुडविग वान बीथोवन जैसे महान संगीतकार से भी रहा। यद्यपि उनका जन्म वर्तमान जर्मनी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वियना में बिताया। उनकी रचनाओं ने शास्त्रीय और रोमांटिक संगीत के बीच एक नया पुल बनाया। इसी प्रकार फ्रांज शूबर्ट और योहान स्ट्रॉस द्वितीय ने भी ऑस्ट्रिया की संगीत परंपरा को विश्वव्यापी पहचान दिलाई। विशेष रूप से स्ट्रॉस के वॉल्ट्ज आज भी ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं। ऑस्ट्रिया में संगीत केवल इतिहास का विषय नहीं है,
बल्कि आज भी दैनिक जीवन का हिस्सा है। वर्ष भर विभिन्न संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। साल्जबर्ग संगीत महोत्सव विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में गिना जाता है। इसके अतिरिक्त वियना का नव वर्ष संगीत कार्यक्रम पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है और लाखों लोग इसे उत्साहपूर्वक देखते हैं। यह परंपरा ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को निरंतर मजबूत करती है। साहित्य के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया ने विश्व को अनेक महान लेखक दिए हैं। ऑस्ट्रियाई साहित्य में कविता, उपन्यास, नाटक और दर्शन का समृद्ध विकास हुआ है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के लेखकों ने समाज, मनोविज्ञान, राजनीति और मानवीय संबंधों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उनकी रचनाओं ने यूरोपीय साहित्य को नई दिशा दी और आज भी उनका अध्ययन विश्व के विश्वविद्यालयों में किया जाता है। रंगमंच और ओपेरा ऑस्ट्रियाई सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग हैं। वियना का ओपेरा हाउस विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संगीत मंचों में से एक माना जाता है। यहाँ वर्ष भर उच्च स्तरीय ओपेरा, बैले और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रस्तुतियों को देखने के लिए दुनिया भर से कला प्रेमी आते हैं। ऑस्ट्रिया में नाटक और रंगमंच की परंपरा भी अत्यंत समृद्ध है और अनेक नगरों में आधुनिक तथा पारंपरिक नाटकों का मंचन नियमित रूप से होता है। चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकालीन धार्मिक चित्रों से लेकर आधुनिक कला तक यहाँ अनेक शैलियों का विकास हुआ। संग्रहालयों और कला दीर्घाओं में पुनर्जागरण, बारोक और आधुनिक काल की उत्कृष्ट कलाकृतियां सुरक्षित रखी गई हैं। कलाकारों ने प्रकृति, मानव जीवन और सामाजिक परिवर्तन को अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। ऑस्ट्रिया की वास्तुकला उसकी सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है। देश भर में मध्यकालीन किले, गॉथिक चर्च, बारोक महल और आधुनिक इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं। वियना का शॉनब्रुन महल, होफबुर्ग महल, सेंट स्टीफन कैथेड्रल और अनेक ऐतिहासिक भवन यूरोप की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन इमारतों में कला, इतिहास और शिल्पकला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ऑस्ट्रियाई समाज में परिवार का विशेष महत्व है। परिवार केवल सामाजिक इकाई नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं का भी केंद्र होता है। त्योहारों, विवाह समारोहों और पारिवारिक उत्सवों में सभी पीढ़ियां एक साथ भाग लेती हैं। बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों का सम्मान और सामाजिक सहयोग जैसी परंपराएं आज भी समाज में गहराई से स्थापित हैं। ऑस्ट्रिया के त्योहार उसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। क्रिसमस और ईस्टर जैसे धार्मिक पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। क्रिसमस के समय नगरों में सुंदर बाजार सजते हैं, जहां हस्तशिल्प, सजावटी वस्तुएं और पारंपरिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। संगीत कार्यक्रम, प्रकाश सज्जा और सामुदायिक समारोह इस पर्व को विशेष बना देते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय दिवस और क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सव भी बड़े उत्साह से आयोजित किए जाते हैं। ऑस्ट्रियाई भोजन भी उसकी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी पारंपरिक व्यंजन शैली है। गेहूं, आलू, डेयरी उत्पाद, मांस, सब्जियां और ताजे फलों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पारंपरिक कैफे संस्कृति भी ऑस्ट्रिया की विशिष्ट पहचान है, जहां लोग केवल कॉफी पीने नहीं, बल्कि मित्रों से मिलने, चर्चा करने और साहित्य पढ़ने के लिए भी समय बिताते हैं। लोक संस्कृति भी ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण भाग है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक परिधान आज भी लोकप्रिय हैं। विभिन्न ग्रामीण उत्सवों में लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व के साथ प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक जीवन शैली के बावजूद इन परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा और संस्कृति का गहरा संबंध ऑस्ट्रियाई समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यालयों में बच्चों को केवल विज्ञान और गणित ही नहीं, बल्कि संगीत, चित्रकला, साहित्य और इतिहास का भी गहन अध्ययन कराया जाता है। संग्रहालयों, पुस्तकालयों और सांस्कृतिक संस्थानों को व्यापक सरकारी समर्थन प्राप्त है। इससे नई पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहती है। ऑस्ट्रिया बहुसांस्कृतिक समाज भी बन चुका है। विभिन्न देशों से आए लोगों ने यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दिया है। सरकार सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करती है। विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं।
डिजिटल युग में भी ऑस्ट्रिया अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, संग्रहालयों की ऑनलाइन प्रदर्शनी और सांस्कृतिक धरोहरों का वैज्ञानिक संरक्षण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास और कला सुरक्षित रहेंगे। ऑस्ट्रिया की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखा है। एक ओर यहाँ सदियों पुराने महल, चर्च और संगीत परंपराएं सुरक्षित हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक कला, विज्ञान और नवाचार को भी समान महत्व दिया जाता है। यही संतुलन ऑस्ट्रिया को विश्व की सांस्कृतिक महाशक्तियों में विशेष स्थान दिलाता है। इस प्रकार ऑस्ट्रिया की संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा भी है। संगीत, साहित्य, कला, वास्तुकला, भाषा और सामाजिक मूल्यों ने इस देश को विश्व भर में सम्मान दिलाया है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रिया की शिक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और उच्च जीवन स्तर का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिन्होंने इस देश को मानव विकास के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल किया है। अब 9वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया की शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य व्यवस्था और जीवन स्तर। तो आधुनिक विश्व में किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सेना, प्राकृतिक संसाधनों या आर्थिक क्षमता से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने नागरिकों को कितनी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, वैज्ञानिक अवसर और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। इस दृष्टि से ऑस्ट्रिया विश्व के सबसे सफल देशों में से एक है। शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा और मानव विकास के क्षेत्र में इस देश ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिन्होंने इसे उच्च जीवन स्तर वाले राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित किया है। आज ऑस्ट्रिया का समाज इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ऑस्ट्रिया पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा था, तब सरकार ने सबसे पहले शिक्षा और मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान दिया। यह समझ लिया गया था कि भविष्य का विकास केवल उद्योगों या भवनों के निर्माण से नहीं होगा, बल्कि शिक्षित और कुशल नागरिकों के माध्यम से होगा। इसी सोच ने आने वाले दशकों में ऑस्ट्रिया को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की मजबूत नींव रखी। ऑस्ट्रिया की शिक्षा प्रणाली सुव्यवस्थित, आधुनिक और सभी नागरिकों के लिए सुलभ मानी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाता है। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में केवल पढ़ना, लिखना और गणित ही नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार, रचनात्मकता, संगीत, कला और खेलों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाता है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करते हैं, जहां उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार विभिन्न शैक्षणिक मार्ग उपलब्ध होते हैं। कुछ विद्यार्थी सामान्य अकादमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का चयन करते हैं। यह प्रणाली विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार भविष्य की तैयारी करने का अवसर देती है। ऑस्ट्रिया की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली विश्व भर में अत्यंत प्रशंसित है। विद्यालयों और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को प्रशिक्षुता प्रणाली कहा जाता है। विद्यार्थी कारखानों, कंपनियों और तकनीकी संस्थानों में कार्य करते हुए वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होती है और युवाओं में बेरोजगारी की दर अपेक्षाकृत कम रहती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया की प्रतिष्ठा अत्यंत ऊंची है। देश के विश्वविद्यालय यूरोप के प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिने जाते हैं। राजधानी वियना सहित कई शहरों में स्थित विश्वविद्यालय विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून, अर्थशास्त्र, कला और मानविकी के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। अनेक विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन करने आते हैं, जिससे ऑस्ट्रिया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। विश्वविद्यालयों में केवल कक्षा आधारित शिक्षा ही नहीं, बल्कि अनुसंधान और नवाचार पर भी विशेष बल दिया जाता है। विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और औद्योगिक सहयोग के माध्यम से नई खोजों के लिए प्रेरित किया जाता है। यही कारण है कि ऑस्ट्रिया विज्ञान और तकनीकी विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। ऑस्ट्रिया में वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्रीय विकास का आधार माना जाता है।
सरकार और निजी उद्योग दोनों अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान, ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान किया जा रहा है। नई तकनीकों के विकास ने उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का योगदान ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में वियना चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। यहाँ के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने शल्य चिकित्सा, रोग निदान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस ऐतिहासिक परंपरा को आधुनिक अनुसंधान संस्थानों और अस्पतालों ने आगे बढ़ाया है। ऑस्ट्रिया की स्वास्थ्य व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में गिनी जाती है। यहाँ अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी मिलकर इस व्यवस्था में योगदान देते हैं, जिससे नागरिकों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध हो जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं, बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है। देश भर में आधुनिक अस्पताल, विशेष चिकित्सा केंद्र, आपातकालीन सेवाएं और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का विशेष प्रयास किया गया है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से चिकित्सा रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं और कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे उपचार अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बन गया है। ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और वृद्धजन देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सरकार नियमित रूप से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाती है ताकि नागरिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। खेल, व्यायाम और संतुलित भोजन को प्रोत्साहित करना भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का महत्वपूर्ण भाग है। जीवन प्रत्याशा के मामले में ऑस्ट्रिया विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। इसका प्रमुख कारण उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पर्यावरण, संतुलित आहार, सामाजिक सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली है। अधिकांश नागरिकों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिससे गंभीर बीमारियों का प्रभाव कम किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। नागरिकों को बेरोजगारी सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक सहायता, मातृत्व लाभ और अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक कठिनाइयों के कारण सम्मानजनक जीवन से वंचित न होना पड़े। यह व्यवस्था सामाजिक समानता और स्थिरता को मजबूत बनाती है। महिलाओं की शिक्षा और कार्य क्षेत्र में भागीदारी को भी ऑस्ट्रिया में विशेष महत्व दिया जाता है। महिलाओं को समान शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर प्रदान किए जाते हैं। कार्यस्थलों पर समान अवसर और परिवार के अनुकूल नीतियां सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बाल देखभाल सुविधाओं और मातृत्व अवकाश जैसी व्यवस्थाओं ने महिलाओं की भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाया है। ऑस्ट्रिया में पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को समझा जाता है। स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल, हरित क्षेत्र और प्रभावी कचरा प्रबंधन नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। शहरों में साइकिल मार्ग, सार्वजनिक परिवहन और पार्कों का व्यापक विकास किया गया है, जिससे प्रदूषण कम होता है और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ा है। ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, वर्चुअल प्रयोगशालाएं और डिजिटल पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ बनाते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड, ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल नियुक्ति प्रणाली ने सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया है। ऑस्ट्रिया का उच्च जीवन स्तर केवल आर्थिक समृद्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि संतुलित सामाजिक नीतियों का भी परिणाम है। नागरिकों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ परिवेश, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक गतिविधियां और मनोरंजन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी कारण यहाँ के लोग सामान्यतः उच्च जीवन संतुष्टि का अनुभव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रिया मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़े अनेक सूचकांकों में लगातार अग्रणी स्थान प्राप्त करता रहा है।
इसका कारण केवल सरकारी नीतियां नहीं, बल्कि नागरिकों का अनुशासन, सामाजिक सहयोग और कानून के प्रति सम्मान भी है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग की भावना ने देश के विकास को निरंतर गति प्रदान की है। हालांकि आधुनिक चुनौतियां भी मौजूद हैं। बढ़ती वृद्ध जनसंख्या, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों को लगातार विकसित किया जा रहा है। सरकार और वैज्ञानिक संस्थान नई तकनीकों तथा नवाचारों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्रिय हैं। ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने मानव विकास को राष्ट्रीय प्रगति का केंद्र बनाया है। यहाँ शिक्षा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है। स्वास्थ्य केवल चिकित्सा व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और उद्योग के विकास का प्रेरक है। यही समग्र दृष्टिकोण ऑस्ट्रिया को विश्व के सबसे विकसित और रहने योग्य देशों में शामिल करता है। अगले अध्याय में हम ऑस्ट्रिया के प्रमुख शहरों, ऐतिहासिक स्थलों, आल्प्स पर्वतमाला, प्रसिद्ध झीलों, प्राकृतिक उद्यानों और पर्यटन स्थलों की विस्तृत यात्रा करेंगे, जिनके कारण यह देश दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन गंतव्यों में से एक माना जाता है। अब 10वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया के प्रमुख शहर, प्राकृतिक स्थल और पर्यटन की अद्भुत दुनिया। तो ऑस्ट्रिया को प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम कहा जाता है। यह देश अपने बर्फ से ढके पर्वतों, हरी भरी घाटियों, नीले जल वाली झीलों, ऐतिहासिक नगरों, भव्य महलों और विश्व विख्यात सांस्कृतिक धरोहरों के कारण हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने के बावजूद ऑस्ट्रिया में ऐसी विविधता देखने को मिलती है जो बहुत कम देशों में उपलब्ध है। यहाँ एक ओर आल्प्स पर्वतमाला की ऊंची चोटियां हैं, तो दूसरी ओर शांत झीलें, मध्यकालीन किले, आधुनिक शहर और सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। यही कारण है कि पर्यटन ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऑस्ट्रिया का सबसे प्रसिद्ध शहर उसकी राजधानी वियना है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित यह शहर यूरोप के सबसे सुंदर और व्यवस्थित महानगरों में गिना जाता है। कई शताब्दियों तक यह हैब्सबर्ग साम्राज्य की राजधानी रहा और इसी कारण यहाँ भव्य महल, विशाल चर्च, संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतें बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वियना केवल राजनीतिक राजधानी नहीं, बल्कि संगीत, कला, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी प्रमुख केंद्र है। इसकी चौड़ी सड़कें, हरित उद्यान, उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ वातावरण इसे विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों में स्थान दिलाते हैं। वियना का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ स्थित शॉनब्रुन महल, होफबुर्ग महल और सेंट स्टीफन कैथेड्रल देश की ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। इन भवनों में हैब्सबर्ग राजवंश की समृद्ध विरासत झलकती है। संग्रहालयों में संरक्षित चित्रकला, मूर्तिकला, प्राचीन दस्तावेज और ऐतिहासिक वस्तुएं ऑस्ट्रिया के गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाती हैं। साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया का दूसरा अत्यंत प्रसिद्ध शहर है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक भवनों और संगीत परंपरा के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह महान संगीतकार वोल्फगैंग अमाडेउस मोजार्ट का जन्म स्थान है, जिसके कारण इसे संगीत प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। शहर की संकरी गलियां, मध्यकालीन भवन, चर्च और पहाड़ी पर स्थित किला पर्यटकों को अतीत की दुनिया में ले जाते हैं। साल्जबर्ग संगीत महोत्सव विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इंसब्रुक पश्चिमी ऑस्ट्रिया का प्रमुख पर्वतीय शहर है। आल्प्स पर्वतमाला के बीच स्थित यह नगर शीतकालीन खेलों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। यहाँ 2 बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। बर्फ से ढकी चोटियां, आधुनिक स्की रिसोर्ट और पारंपरिक ऑस्ट्रियाई वास्तुकला इस शहर को अत्यंत आकर्षक बनाती हैं। गर्मियों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और साइकिल यात्रा के लिए आते हैं। ग्राज ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अपनी ऐतिहासिक विरासत तथा आधुनिक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पुराना नगर भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ग्राज में मध्यकालीन भवनों के साथ आधुनिक वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है। यह शहर विज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। लिंज डैन्यूब नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक नगर है। अतीत में यह मुख्य रूप से औद्योगिक शहर माना जाता था,
लेकिन आज यह आधुनिक कला, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक नवाचार का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ आयोजित कला और प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रम दुनिया भर के विशेषज्ञों को आकर्षित करते हैं। ऑस्ट्रिया के प्राकृतिक सौंदर्य की सबसे बड़ी पहचान आल्प्स पर्वतमाला है। देश का लगभग 60% भाग इन पर्वतों से घिरा हुआ है। ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, हिमनद, घास के मैदान और स्वच्छ नदियां इस पर्वतीय क्षेत्र को अद्वितीय बनाती हैं। सर्दियों में पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है और विश्व भर से स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग तथा अन्य हिम खेलों के प्रेमी यहां पहुंचते हैं। गर्मियों में यही क्षेत्र हरे भरे मैदानों, रंग बिरंगे फूलों और पर्वतीय झरनों से जीवंत हो उठता है। ऑस्ट्रिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रोसग्लॉकनर है। इसकी ऊंचाई लगभग 3798 मीटर है और यह पर्वतारोहियों तथा प्रकृति प्रेमियों के लिए अत्यंत लोकप्रिय स्थान है। इसके आसपास स्थित राष्ट्रीय उद्यान में अनेक दुर्लभ वनस्पतियां और वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करती है। डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया की जीवन रेखा मानी जाती है। ये नदी देश के पूर्वी भाग से होकर बहती है और व्यापार, परिवहन, कृषि तथा पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे बसे नगर, अंगूर के बाग, ऐतिहासिक गांव और प्राचीन मठ एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। डेन्यूब घाटी का वाखाऊ क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रिया की झीलें इसकी प्राकृतिक संपदा का अनमोल हिस्सा हैं। साल्जकामरगुट क्षेत्र में अनेक सुंदर झीलें स्थित हैं, जिनका स्वच्छ और नीला जल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन झीलों में नौकायन, तैराकी, मछली पकड़ना और प्राकृतिक भ्रमण जैसी गतिविधियां लोकप्रिय हैं। झीलों के किनारे बसे छोटे छोटे गांव पारंपरिक ऑस्ट्रियाई जीवन शैली की झलक प्रस्तुत करते हैं। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वन क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सरकार ने जैव विविधता की रक्षा के लिए अनेक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया है। इन उद्यानों में हिरण, पर्वतीय बकरियां, लोमड़ियां, चील और अनेक दुर्लभ पक्षी प्रजातियां निवास करती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ विशेष पैदल मार्ग और अध्ययन केंद्र भी बनाए गए हैं। ऑस्ट्रिया के ऐतिहासिक किले और महल उसकी शाही विरासत के प्रतीक हैं। पहाड़ियों पर बने मध्यकालीन किले और विशाल शाही महल यूरोप के इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इन भवनों की भव्य वास्तुकला, सुंदर उद्यान और कलात्मक सजावट पर्यटकों को आकर्षित करती है। कई महलों को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है, जहां इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी अनमोल वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं। ऑस्ट्रिया की धार्मिक विरासत भी अत्यंत समृद्ध है। देश भर में स्थित प्राचीन चर्च और मठ केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि स्थापत्य कला और इतिहास के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। गॉथिक और बारोक शैली में निर्मित अनेक चर्च अपनी कलात्मक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके भीतर की चित्रकारी, मूर्तियां और संगीत परंपराएं यूरोपीय सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण भाग हैं। पर्यटन के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया ने आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में होटल और परिवहन सुविधाओं का विकास इस प्रकार किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचे। स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और टिकाऊ पर्यटन नीतियां इस देश की प्रमुख विशेषताएं हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रिया को सतत पर्यटन का सफल उदाहरण माना जाता है। सर्दियों का पर्यटन ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अनेक स्की रिसोर्ट विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। आधुनिक लिफ्ट प्रणाली, प्रशिक्षित प्रशिक्षक, सुरक्षित मार्ग और उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दूसरी ओर गर्मियों में पर्वतारोहण, साइकिल यात्रा, झीलों की सैर और ग्रामीण पर्यटन बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ऑस्ट्रिया में सांस्कृतिक पर्यटन भी अत्यंत लोकप्रिय है। संगीत समारोह, ओपेरा, रंगमंच, संग्रहालय, कला प्रदर्शनियां और पारंपरिक उत्सव देश की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखते हैं। पर्यटक केवल प्राकृतिक सौंदर्य देखने नहीं आते, बल्कि ऑस्ट्रिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने भी आते हैं। परिवहन व्यवस्था पर्यटन को और अधिक सुविधाजनक बनाती है। आधुनिक रेल नेटवर्क, राजमार्ग, हवाई अड्डे और सार्वजनिक परिवहन देश के विभिन्न भागों को सुगमता से जोड़ते हैं।
आल्प्स पर्वतों के बीच बनी सुरंगें और पुल इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट उपलब्धियों का उदाहरण है। पर्यटक आसानी से पर्वतीय क्षेत्रों, ऐतिहासिक नगरों और प्राकृतिक स्थलों तक पहुंच सकते हैं। ऑस्ट्रिया का ग्रामीण जीवन भी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। छोटे छोटे गांव, लकड़ी के पारंपरिक घर, हरे भरे खेत, डेयरी फार्म और शांत वातावरण आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर एक अलग अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले लोग स्थानीय भोजन, लोक संगीत और पारंपरिक संस्कृति का आनंद लेते हैं। पर्यटन उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। होटल, रेस्तरां, परिवहन, हस्तशिल्प, खेल गतिविधियां और स्थानीय व्यापार सभी इस उद्योग से लाभान्वित होते हैं। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर भी समान ध्यान देती है। आज ऑस्ट्रिया विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। इसकी सफलता केवल प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित नहीं है, बल्कि सुव्यवस्थित प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं, सुरक्षित वातावरण और सांस्कृतिक समृद्धि का परिणाम है। यहाँ आने वाला प्रत्येक यात्री प्रकृति, इतिहास, संगीत और आधुनिक जीवन का अद्भुत संगम अनुभव करता है। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के शहर, पर्वत, झीलें, ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक धरोहरें मिलकर इसे एक अनोखा पर्यटन स्वर्ग बनाती हैं। अगले अध्याय में हम विश्व मंच पर ऑस्ट्रिया की भूमिका, यूरोपीय संघ में उसकी भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, वैश्विक सहयोग और भविष्य की चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब 11वें अध्याय में जानते हैं विश्व में ऑस्ट्रिया की भूमिका, यूरोपीय संघ और भविष्य की चुनौतियां। तो 21वीं शताब्दी का ऑस्ट्रिया केवल मध्य यूरोप का एक सुंदर और समृद्ध देश नहीं है, बल्कि विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, आर्थिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राष्ट्र है। कभी विशाल हैब्सबर्ग साम्राज्य का केंद्र रहा, यह देश आज अपनी सैन्य शक्ति के कारण नहीं, बल्कि शांति, सहयोग, लोकतंत्र और मानव विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण सम्मानित है। आधुनिक ऑस्ट्रिया ने यह सिद्ध किया है कि किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा केवल उसके आकार या सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी नीतियों, मूल्यों और वैश्विक योगदान से निर्धारित होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया ने अपने राष्ट्रीय विकास की दिशा पूरी तरह बदल दी। युद्ध और संघर्ष के स्थान पर उसने शांति, तटस्थता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। 1955 में स्थायी तटस्थता की घोषणा के बाद देश ने किसी भी सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखी। इस नीति ने ऑस्ट्रिया को पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद का एक विश्वसनीय मंच बना दिया। शीत युद्ध के कठिन वर्षों में भी अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की गईं। वियना आज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक नगरों में से एक है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहां से अपने कार्यों का संचालन करते हैं। इन संगठनों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम, मादक पदार्थों के नियंत्रण और वैश्विक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया जाता है। इस कारण ऑस्ट्रिया केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भागीदारी निभाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में ऑस्ट्रिया का विशेष स्थान है। वियना संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्यालयों में से एक का केंद्र है, जहां अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होते हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि यहां आकर वैश्विक शांति, सुरक्षा, विज्ञान, ऊर्जा और विकास से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार ऑस्ट्रिया विश्व के विभिन्न देशों के बीच संवाद और विश्वास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया की भूमिका उल्लेखनीय है। देश परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है। पर्यावरण संरक्षण और मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली उसकी नीतियां विश्व स्तर पर सराही जाती हैं। 1995 में ऑस्ट्रिया ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की। यह निर्णय उसके आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद ऑस्ट्रिया को व्यापार, शिक्षा, अनुसंधान, निवेश और श्रम बाजार के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हुए। यूरोप के अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ा और ऑस्ट्रियाई उद्योगों को बड़े बाजार तक पहुंच मिली।
इस सदस्यता ने देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया। यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में ऑस्ट्रिया साझा यूरोपीय नीतियों के निर्माण में भाग लेता है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, कृषि और व्यापार जैसे विषयों पर वह अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रिया अपनी स्थायी तटस्थता की नीति को भी बनाए रखता है। यही संतुलन उसकी विदेश नीति की विशेषता है। ऑस्ट्रिया यूरो नामक साझा यूरोपीय मुद्रा का उपयोग करता है। इससे व्यापार, निवेश और पर्यटन को विशेष लाभ मिला है। यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन अधिक सरल और प्रभावी हो गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिली है। व्यापार के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया मध्य और पूर्वी यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाला प्राकृतिक संपर्क केंद्र बनाती है। आधुनिक सड़क, रेल और जल परिवहन व्यवस्था के कारण ऑस्ट्रिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है और ऑस्ट्रिया इसे अत्यंत गंभीरता से लेता है। सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से जुड़े कार्यक्रम देश की पर्यावरण नीति का आधार हैं। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए विशेष योजनाएं भी लागू की गई हैं। आल्प्स पर्वतमाला पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। हिमनदों का सिकुड़ना, मौसम के बदलते पैटर्न और जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। ऑस्ट्रिया इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल परिवर्तन भी आधुनिक ऑस्ट्रिया की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल तकनीकों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अत्यधिक महत्व देता है। उसके विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान विश्व के अनेक देशों के साथ संयुक्त परियोजनाएं संचालित करते हैं। चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान, ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने नई खोजों और तकनीकी नवाचारों को गति दी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया विश्व भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। अनेक विदेशी छात्र यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र को लाभ मिलता है, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सहयोग भी बढ़ता है। बहुसांस्कृतिक वातावरण आधुनिक ऑस्ट्रिया की एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुका है। प्रवास और जनसंख्या परिवर्तन भी देश के सामने महत्वपूर्ण विषय हैं। यूरोप के विभिन्न देशों तथा अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दिया है। सरकार सामाजिक समरसता, कानून के शासन और समान अवसरों के माध्यम से विविध समाज को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है। वृद्ध होती जनसंख्या आधुनिक ऑस्ट्रिया की प्रमुख सामाजिक चुनौतियों में से एक है। औसत आयु बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके समाधान के लिए सरकार श्रम बाजार में सुधार, तकनीकी नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देश के लिए अनुसंधान, नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर लगातार ध्यान देना आवश्यक है। इसी कारण सरकार उद्योगों, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भविष्य की सफलता का आधार मानी जाती है। महामारियों और वैश्विक स्वास्थ्य संकटों ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना आवश्यक है। ऑस्ट्रिया ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने, चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने और आपदा प्रबंधन प्रणालियों को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून का शासन ऑस्ट्रिया की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत हैं। देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, संवाद और सहयोग का समर्थन करता है। मानवीय सहायता, विकास सहयोग
और संकटग्रस्त क्षेत्रों में शांति स्थापना के प्रयासों में भी वह अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है। भविष्य की ओर देखते हुए ऑस्ट्रिया का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास करना नहीं है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां पर्यावरण सुरक्षित हो, विज्ञान आगे बढ़े, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित बनी रहे। सतत विकास, डिजिटल नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और सामाजिक न्याय इसी लक्ष्य की आधारशिलाएं हैं। आधुनिक विश्व अनेक चुनौतियों से घिरा है, लेकिन ऑस्ट्रिया ने अपने इतिहास से यह सीख ली है कि स्थायी सफलता संघर्ष से नहीं, बल्कि सहयोग, शिक्षा, विज्ञान और लोकतंत्र से प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह देश आज विश्व समुदाय में एक जिम्मेदार, शांतिप्रिय और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में सम्मानित है। इस प्रकार विश्व मंच पर ऑस्ट्रिया की भूमिका उसके आकार से कहीं अधिक बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, यूरोपीय सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसे आधुनिक विश्व के प्रेरणादायक देशों में शामिल करती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम ऑस्ट्रिया से मिलने वाली प्रेरणाओं, उसके विकास मॉडल, राष्ट्रीय मूल्यों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं का समग्र विश्लेषण करेंगे तथा पूरी पुस्तक की यात्रा का सार प्रस्तुत करेंगे। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं ऑस्ट्रिया से मिलने वाली प्रेरणाएं, भविष्य की संभावनाएं और पुस्तक का समापन। तो दोस्तों, ऑस्ट्रिया की यात्रा केवल एक देश के इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास, संघर्ष, पुनर्निर्माण, ज्ञान, संस्कृति और शांति की एक प्रेरणादायक गाथा है। मध्य यूरोप के हृदय में स्थित यह अपेक्षाकृत छोटा राष्ट्र सदियों के उतार चढ़ाव, साम्राज्यों के उत्थान और पतन, 2 विश्व युद्धों की त्रासदी तथा आधुनिक वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आज विश्व के सबसे विकसित, सुरक्षित और समृद्ध देशों में अपनी पहचान बना चुका है। ऑस्ट्रिया का अनुभव यह सिद्ध करता है कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके आकार में नहीं, बल्कि उसकी दूरदर्शी नीतियों, शिक्षित नागरिकों, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित होती है। इस पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में हमने देखा कि प्रागैतिहासिक मानव बस्तियों से लेकर सेल्टिक जनजातियों, रोमन साम्राज्य और मध्यकालीन राज्यों तक ऑस्ट्रिया का इतिहास लगातार परिवर्तनशील रहा। प्रत्येक युग ने इस भूमि को नई पहचान दी। रोमन साम्राज्य ने प्रशासन और व्यापार की नींव रखी, मध्यकाल ने धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को गति दी, जबकि हैब्सबर्ग राजवंश ने ऑस्ट्रिया को यूरोप की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में बदल दिया। यह इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन और विकास की प्रक्रिया भी है। हैब्सबर्ग साम्राज्य के लंबे शासन ने ऑस्ट्रिया को कला, संगीत, वास्तुकला और शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। वियना केवल एक राजधानी नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। महलों, चर्चों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों के निर्माण ने इस देश की पहचान को स्थायी रूप से प्रभावित किया। आज भी इन ऐतिहासिक धरोहरों में सदियों का वैभव और मानव रचनात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन इतिहास का प्रत्येक स्वर्णिम काल स्थायी नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का विघटन हुआ और ऑस्ट्रिया एक छोटे गणराज्य में बदल गया। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक चुनौतियों ने देश को कठिन परीक्षा में डाल दिया। इसके बाद नाजी शासन और द्वितीय विश्व युद्ध ने भारी विनाश किया। लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, शहर नष्ट हुए और समाज को गहरे घाव मिले। फिर भी युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया ने निराशा को अपनी नियति नहीं बनने दिया। 1945 के बाद शुरू हुआ पुनर्निर्माण आधुनिक इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। सीमित संसाधनों के बावजूद देश ने लोकतंत्र को पुनः स्थापित किया, संविधान को मजबूत बनाया और शिक्षा, उद्योग तथा विज्ञान में व्यापक निवेश किया। 1955 में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ स्थायी तटस्थता की नीति अपनाई गई। इस निर्णय ने ऑस्ट्रिया को विश्व राजनीति में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। युद्ध की विभीषिका झेलने वाले इस राष्ट्र ने शांति को अपनी राष्ट्रीय पहचान बना लिया। ऑस्ट्रिया का लोकतांत्रिक मॉडल विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होता है और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि स्थिर लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं, बल्कि कानून के शासन, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता से मजबूत होता है। इस पुस्तक में हमने ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन किया। प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद देश ने ज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और नवाचार को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया। आधुनिक उद्योग, उच्च गुणवत्ता वाला विनिर्माण, बैंकिंग, पर्यटन और सेवा क्षेत्र ने देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया। यह अनुभव सिखाता है कि मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं। ऑस्ट्रिया की शिक्षा व्यवस्था उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग ने युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार किया है। इस मॉडल से यह सीख मिलती है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की आधारशिला होती है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया ने संतुलित विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इससे आर्थिक असमानता कम होती है और समाज में स्थिरता बनी रहती है। यह मॉडल दर्शाता है कि समृद्धि का वास्तविक अर्थ केवल राष्ट्रीय आय बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ऑस्ट्रिया की सांस्कृतिक विरासत उसे विश्व के सबसे विशिष्ट देशों में स्थान दिलाती है। संगीत, साहित्य, चित्रकला, रंगमंच और वास्तुकला ने इस राष्ट्र को वैश्विक पहचान प्रदान की है। मोजार्ट, शूबर्ट और स्ट्रॉस जैसे महान संगीतकारों की रचनाएं आज भी पूरी दुनिया में सम्मानपूर्वक सुनी जाती हैं। वियना के संगीत सभागार, साल्जबर्ग के सांस्कृतिक उत्सव और ऐतिहासिक महल इस गौरवशाली परंपरा को जीवित रखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के क्षेत्र में भी ऑस्ट्रिया अद्वितीय है। आल्प्स पर्वतमाला, डेन्यूब नदी, स्वच्छ झीलें, राष्ट्रीय उद्यान और हरे भरे वन केवल पर्यटन के साधन नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व का भी संदेश देते हैं। सरकार ने विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास की नीतियां अपनाई हैं। यह दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। विश्व राजनीति में ऑस्ट्रिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी स्थायी तटस्थता, शांति स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक प्रयासों के कारण यह देश वैश्विक स्तर पर सम्मानित है। वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विभिन्न वैश्विक संगठनों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि विश्वास और सहयोग किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्ति हो सकते हैं। यूरोपीय संघ की सदस्यता ने ऑस्ट्रिया को आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के नए अवसर प्रदान किए। साथ ही देश ने अपनी राष्ट्रीय पहचान और तटस्थता की नीति को भी बनाए रखा। यह संतुलन सिखाता है कि वैश्विक सहयोग और राष्ट्रीय हित एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हो सकते हैं। भविष्य की ओर देखते हुए ऑस्ट्रिया के सामने अनेक चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, वृद्ध होती जनसंख्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषय निरंतर नई नीतियों की मांग करते हैं। लेकिन देश की वैज्ञानिक क्षमता, मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं और शिक्षित समाज इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण में लगातार निवेश कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। ऑस्ट्रिया से सबसे बड़ी प्रेरणा यह मिलती है कि कठिन परिस्थितियां किसी राष्ट्र का भविष्य निर्धारित नहीं करती। इतिहास में अनेक बार इस देश ने युद्ध, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया, लेकिन प्रत्येक बार उसने शिक्षा, लोकतंत्र, विज्ञान और सामाजिक सहयोग के माध्यम से स्वयं को पुनः स्थापित किया। यही दृढ़ संकल्प उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस पुस्तक की पूरी यात्रा हमें यह समझाती है कि किसी राष्ट्र की महानता केवल उसके अतीत में नहीं, बल्कि उसके वर्तमान कार्यों और भविष्य की दृष्टि में भी निहित होती है। ऑस्ट्रिया ने अपने इतिहास को संरक्षित रखा, अपनी संस्कृति को जीवित रखा, लोकतंत्र को मजबूत बनाया और विज्ञान तथा नवाचार को अपनाकर आधुनिक विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। यह संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। आज ऑस्ट्रिया विश्व के उन देशों में शामिल है जहां उच्च जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था,
समृद्ध संस्कृति और स्वच्छ पर्यावरण एक साथ देखने को मिलते हैं। यह उपलब्धि किसी एक पीढ़ी की नहीं, बल्कि अनेक पीढ़ियों के परिश्रम, अनुशासन और दूरदर्शिता का परिणाम है। इस प्रकार ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का राष्ट्र केवल एक भौगोलिक अध्ययन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और मानव विकास की एक व्यापक यात्रा है। ये देश हमें सिखाता है कि शांति संघर्ष से अधिक शक्तिशाली होती है, शिक्षा सबसे बड़ा निवेश होती है, संस्कृति किसी राष्ट्र की आत्मा होती है और लोकतंत्र उसकी सबसे मजबूत नींव। इसी संदेश के साथ इस पुस्तक का समापन होता है। आशा है कि ऑस्ट्रिया की यह विस्तृत यात्रा आपको केवल एक देश के बारे में जानकारी ही नहीं देगी, बल्कि यह भी प्रेरित करेगी कि दूरदर्शी सोच, सतत विकास, ज्ञान, सहयोग और मानवीय मूल्यों के आधार पर कोई भी राष्ट्र विश्व में सम्मान और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यही ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी कहानी है और यही उसकी सबसे अमूल्य विरासत भी। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको यह आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।